एवरीवन, आप सभी का सेमेस्टर 8 मेजर पेपर 20 पॉलिटिकल साइंस ये आज का हमारा पहला लेक्चर है, जहां पे आप सभी बच्चों को आपके सिलेबस के हिसाब से 15 मार्क्स के 5 नंबर के और 1 नंबर के जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा, आप लोग चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है राजनीतिक विचारधारा यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसका अर्थ बताना है, मीनिंग यानी प्रकृति बताना है यानी नेचर, और इसका महत्व क्या यानी क्या इसका इंपॉर्टेंस है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन से आपको तीनों ही चीज़ कवर हो जाएगा। इस टॉपिक से तीन चीज़, पहला इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति नेचर के बारे में बताइए, और साथ ही साथ इसका जो महत्व है इसके बारे में व्याख्या करें। एक क्वेश्चन तीन टॉपिक कवर होता है, ठीक है इसमें से। तो सबसे पहले राजनीतिक विचारधारा यानी कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये होता क्या है। तो ये उन विचार, सिद्धांत या मूल्यों का एक संगठित रूप है या कॉम्बाइन रूप है बेसिकली, जो ये बताता है कि राज्य हो, सरकार हो, समाज हो और नागरिकों के बीच में जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए। यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो बताता है कि हमारा जो समाज है उसमें राज्य, सरकार, समाज, नागरिक सबके बीच में जो संबंध हो किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक आइडिया देता है। प्रत्येक राजनीतिक विचारधारा का अपना एक उद्देश्य होता है, मतलब हर प्रकार का जो विचारधारा है भाई उसका कुछ ना कुछ एक थॉट होगा, सिंपल सा बात है, एक उद्देश्य होगा, एक एम होगा, दृष्टिकोण होगा, और साथ ही साथ सबका क्या होता है, आदर्श होता है। इसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि समाज में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और कर्तव्य, इन सब की जो व्यवस्था है वो कैसे हो, मतलब इसके थ्रू ही बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे समाज में न्याय, समानता कैसे हो, स्वतंत्रता कैसे मिले, अधिकार हो, कर्तव्य हो, इन सब का जो व्यवस्था हो सके उस किस प्रकार किया जा सके, बताया जा सके। उदारवाद हो, समाजवाद हो, साम्यवाद हो, फांसीवाद हो, नारीवाद हो, पर्यावरणवाद हो, ये सारी के सारी जो विचारधाराएं हैं ये हमारे आधुनिक जो राजनीति है बेसिकली इसका एक सबसे प्रमुख विचारधाराओं में से एक होता है। अब ये राजनीतिक विचारधारा, इसकी जो प्रकृति होती है वो बहुत ही व्यापक, मतलब बड़े पैमाने पर होती है, और साथ ही साथ ये गतिशील भी होती है। कहा जाए ये केवल एक सैद्धांतिक, अगर मतलब बोलिएगा कि भैया सिर्फ सिद्धांत के हिसाब से अवधारणा तो नहीं है, बल्कि देखिए जो समाज में हमारा रियल जो वास्तविक समस्या चल रहा है उसका समाधान जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास भी करता है। मतलब किस प्रकार हम लोग वास्तविक तरीके से इसके जो बेसिकली चीज़ों को ठीक कर सकते हैं उस पर प्रयास करता है। समय हो, परिस्थिति हो और सामाजिक आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर विचारधाराओं में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। मतलब जैसा समय है, परिस्थिति है, उस हिसाब से इसमें चेंजेस भी होता रहता है। प्रत्येक विचारधारा किसी भी विशेष सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या समाधान के लिए विकसित होती है। मतलब किसी प्रकार का विचारधारा हो, सभी का देखिए एक विशेष सामाजिक होगा या आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी का विकास होता है। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं यहाँ पर जो उदारवाद है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बेसिकली बल दिया जाता है, लेकिन जो समाजवाद है उसमें सामाजिक जो समानता है या आर्थिक न्याय है इस पे बेसिकली यहाँ पर काम किया जाता है या इसको प्राथमिकता दी जाता है। तो राजनीतिक विचारधारा का जो महत्व है वो भी बहुत ज़्यादा अत्यंत व्यापक है। यह नागरिकों को राजनीतिक जो शिक्षा है वो प्रदान करता है, साथ ही साथ उन्हें बेसिकली अगर कहा जाए तो अपने जो भी उनके अधिकार है और उनके कर्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक भी बनाने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रमों का जो निर्माण है वो किसी न किसी विचारधारा का जो आधार होता है उस पर किया जाता है। सरकार भी जो अपनी नीतियाँ बनाने से बहुत पहले बैठती है, सोचती है, और उसके बाद कोई भी बेसिकली यहाँ पर नीतियाँ बेसिकली लोगों को बताई जाती है। विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको और मजबूत करता है, जनमत को तैयार करता है, साथ ही साथ समाज में जो परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे समाज में राजनीतिक स्थिरता हो, राष्ट्रीय एकता हो और इसका विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण जो निर्धारण करने का कार्य करता है। अंततः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का एक आधारशिला होता है। यह केवल शासन चलाने का माध्यम नहीं है बल्कि समाज के जो आदर्श, जो स्वरूप की हम कल्पना करते हैं उसका भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक विचारधारा है उसका जो महत्व है आजकल वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके माध्यम से ही राज्य और समाज के विकास की जो दिशा है ये हम लोग निर्धारित कर पाते, वरना हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन अगर आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि राजनीतिक विचारधारा इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या अर्थ है, इसका प्रकृति के बारे में बताइए, इसका महत्व के बारे में व्याख्या करें, तो आप इस प्रकार इस सवाल के क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं और पेपर में अपना लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है इसके सिद्धांत और इसकी विशेषताओं का विस्तार से आपको क्या वर्णन करने बोला गया है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिकोड करते हैं आपके लिए। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म
एक ऐसा राजनीतिक और एक ऐसा आर्थिक हमारा इन इकोनॉमिक विचारधारा है जो लोकतंत्र और समाजवाद के जो सिद्धांत है इसका समन्वय यानी इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन स्थापित करता है। इसका उद्देश्य कहा जाए तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था हमारा उसको बनाए रखते हुए समाज में सामाजिक और जो आर्थिक समानता है इसको स्थापित करना इसका मेन काम होता है। यह विचारधारा मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, समान अवसर मिले और जो सामाजिक जो न्याय है इसका प्राप्त होना चाहिए, सभी के लिए वो सोचता है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है ये जो हिंसक क्रांति होता है इसका ये सपोर्ट नहीं करता, बल्कि संवैधानिक तरीके से हो, चुनाव हो, लोकतांत्रिक जो भी संस्था है इनके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने पे ये फोकस करता है या इस पे विश्वास करता है। ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख जो सिद्धांत है उसमें सामाजिक न्याय बेसिकली फोकस होता है। इसके अनुसार समाज के जो सभी लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य का अधिकार है, सभी का रोजगार है तथा अन्य जितने भी आवश्यक मान ली सुविधाएं सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। यह विचारधारा आर्थिक जो असमानता है बेसिकली उसको कितना कम हो सके उस पर करने पर बल देती है तथा समाज का जो कमजोर वर्ग है या जो गरीब वर्ग हमारे पास उनका जो जीवन स्तर हो वो और बेहतर बना सके इस पर फोकस करता है। इसके लिए सरकार जो है वो आवश्यक उद्योग हो गए, प्राकृतिक संसाधन तथा जो सार्वजनिक सेवाओं पर नियंत्रित करती है, जबकि जो निजी संपत्ति हो गया और निजी उद्यमी हो गया उनको सीमित रूप से बेसिकली क्या किया जाता है, नहीं कुछ लिमिटेड रूप से स्वीकार किया जाता है। इस विचारधारा का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक समाजवाद में जनता को बेसिकली मतदान का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका तथा जो बहुदलीय व्यवस्था है इसका यहाँ पर सपोर्ट या समर्थन किया जाता है। सरकार जनता के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है और जहाँ पर नीतियाँ जो है वो लोगों के जनहित में सोच के कि लोगों के लिए क्या सही उसके हिसाब से बनाया जाता है। इस प्रकार यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो दिखता ही दिखता है, साथ ही साथ सामाजिक जो समानता है दोनों के बीच में एक संतुलन जो है वो स्थापित करने का ये प्रयास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं में माना जाता है एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना हो गया, साथ ही साथ समान अवसर मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए और श्रमिकों के अधिकारों की जो रक्षा है, साथ ही साथ मानव जो गरिमा है उसका एक सम्मान यहाँ शामिल होता है। यह पूंजीवाद होता है मतलब कैपिटलिज्म है इसकी कमियों को दूर करता है और समाजवाद की जो बेसिकली समानता है इसकी भावना को और भी लोकतांत्रिक तरीके से लागू करने का यह प्रयास करता है। हमारा भारत में आपको मालूम है कि संविधान की जो प्रस्तावना है तथा राज्य की जो नीति निर्देश तत्व है यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसमें भी लोकतांत्रिक समाजवाद की जो भावना है यह हमें स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देती है। अंततः हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक संतुलित विचारधारा है जहाँ पर जो स्वतंत्र है, समानता है और साथ ही साथ सामाजिक न्याय के बीच में जो समन्वय है वो भी स्थापित करने का प्रयास करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में यह विचारधारा आज भी उतना ही ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि इसका उद्देश्य बेसिकली जो हम लोग आर्थिक विकास देखते हैं ना उसके साथ साथ समाज में प्रत्येक वर्ग के साथ यह कल्याण क्या करता है, सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो आपसे बच्चों पूछा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखने आपको देखने में सेम लगेगा लेकिन यहाँ अंतर पूछा गया। देखिए कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद और जो साम्यवाद है यानी कम्युनिज्म जो है इसके बीच में एक आपको अंतर स्पष्ट करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए डिकोड करते हैं हम लोग। तो लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवाद ये दोनों ही हमारे समाज में सामाजिक और जो आर्थिक समानता है इस पर फोकस करने पे जो हमारा आधुनिक बेसिकली जो राजनीतिक विचारधारा है ये होता है, लेकिन दोनों का देखिए जो तरीका होता है अपने अपने एम को पाने का तरीका, राज्य की भूमिका हो गया, साथ ही साथ लोकतंत्र के प्रति दोनों का दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा अंतर देखा जाता है। दोनों की विचारधाराएं शोषण और आर्थिक असमानता को समाप्त करना चाहती है, लेकिन जो दोनों का कार्य प्रणाली होता है वो अलग होता है और दोनों का सिद्धांत क्या अलग अलग है। ठीक है, तो बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद का जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। यह संविधान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो गया, बहुदलीय व्यवस्था हो गया, शांतिपूर्ण सुधारों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का समर्थन करता है। इसके विपरीत साम्यवाद का जो बेसिकली पारंपरिक सिद्धांत हो गया, विशेषकर कार्ल मार्क्स और लेनिन के जो विचार देखे जाते हैं उनमें वर्ग संघर्ष होता है। क्रांति के माध्यम से जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको समाप्त करके वर्गहीन जो समाज है उसकी स्थापना पर यह समर्थन करता है। आर्थिक दृष्टि देखा जाए तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या होता है, एक पक्षधर होता है। इसमें सार्वजनिक और जो निजी हो गया दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है वो स्वीकार किया जाता है। सरकार प्रमुख जो उद्योग हो गए और जो सार्वजनिक सेवाएं हो गए उन पर नियंत्रित करती है।
जबकि जो मान लीजिए किसी का सीमित निजी संपत्ति हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी बिजनेस हो गया, इसकी अनुमति होती है। जबकि दूसरी ओर साम्यवाद जो देखा जाए तो वो उत्पादन के मान लीजिए जो भी सभी साधन, जैसे भूमि हो गया, उद्योग हो गया, प्राकृतिक संसाधन, इन सभी पर राज्य या समाज का जो पूर्ण स्वामित्व मानती है कि भैया इसमें आपका पर्सनल कुछ नहीं है, सब कुछ सोसाइटी का है। तथा निजी संपत्ति को समाप्त करने का ये क्या होता है, पक्षधर होता है। व्यक्ति के स्वतंत्रता में जो संबंध में भी दोनों विचारधाराओं का क्या अंतर देखा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और नागरिक जो स्वतंत्रता है उनका समर्थन करता है। वहीं जो साम्यवादी माने शासन है उनमें अनेक देशों के साथ साथ एक दलीय जो व्यवस्था हो गया और राज्य का जो व्यापक नियंत्रण ये देखने को मिलता है, जिसके कारण मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता उसको प्रतिबंध लगाया जाता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य उद्देश्य केवल स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के बीच में संतुलन स्थापित नहीं करना है, जबकि साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य होता है कि वर्गहीन और जो राज्य विहीन समाज है उसकी स्थापना करना। भारत, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद के जो तत्व है वो हमें दिखाई देते हैं। जबकि अगर कहा जाए यहाँ पर है कि जो पूर्व का बेसिक सोवियत संघ हो गया हमारे पास है और चीन प्रारंभिक चरण में, यहाँ पर हम लोग पहले देखते थे कि साम्यवादी जो व्यवस्था उसके उदाहरण देखने को मिला है। निष्कर्ष में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद और जो साम्यवाद है दोनों ही समानता और जो सामाजिक न्याय पर बल देते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक मूल हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया और शांतिपूर्ण सुधारों को अपनाता है। वहीं पर साम्यवाद इसमें क्रांतिकारी प्रदर्शन देखा जाता है और राज्य में व्यापक नियंत्रण पर यह बल देता है। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद को अधिक व्यवहारिक माना गया और साथ ही साथ स्वीकार्य विचारधारा यहाँ पर इसका माना जाता है, ये बताया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, जिससे आपसे बच्चों को जो सवाल पूछा जाएगा वो धीरे धीरे अब आपसे बच्चे बनाने लगे होंगे। अगला क्वेश्चन है फांसीवाद, यानी जिसे इंग्लिश फैसिज्म कहते हैं। इसका अर्थ, विशेषता और इसके प्रमुख जो सिद्धांत है उनका वर्णन करने बोला गया सवाल में। तो फांसीवाद यानी फैसिज्म 20वीं शताब्दी का एक उग्र राष्ट्रवादी और अधिनायकवादी एक विचारधारा था, जो कि राजनीतिक विचारधारा था। इसका जो उदय हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में हुआ था। इसका जिसके प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है बेनिटो मुसोलिनी को माना जाता है। बाद में फिर ये विचारधारा जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने भी इस विचारधारा को अपनाया। फैसिज्म यानी फांसीवाद का जो मुख्य उद्देश्य था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र बने और एक सशक्त राज्य की स्थापना हो हमारे पास, ठीक है। इस विचारधारा में राज्य को सबसे ज़्यादा ऊपर वैल्यू दिया गया और व्यक्ति के जो अधिकार हैं और स्वतंत्रता उसको राज्य के हित के अधीन, मतलब राज्य के हित के जो जुड़ा हुआ उसी के अधीन रखा गया है। फांसीवाद की सबसे प्रमुख विशेषता इसमें अधिनायकवाद है, मतलब डिक्टेटरशिप है, तानाशाह। इसमें सत्ता एक ही नेता या एक ही राजनीतिक दल के हाथों में केंद्रित होती है। जनता को शासन में सीमित अधिकार यहाँ पर दिया, भागीदारी दी जाती है और विरोधी जो दल हो गए और उनके असमिति के जो विचार हैं उनको दबा दिया जाता है। फांसीवाद लोकतंत्र, उदारवाद और साथ ही साथ समाजवाद का विरोध करता है तथा इसमें कठोर अनुशासन और जो पूर्ण आज्ञा पालन पर यह बल देता है। इस विचारधारा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है उग्र राष्ट्रवाद यानी एक्सट्रीम नेशनलिज्म। फांसीवाद के अनुसार राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि, मतलब सबसे पहले और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की सेवा करना है। राष्ट्रीय गौरव हो गया, सैन्य शक्ति हो गया, विस्तारवाद नीति हो गया, इन सभी को वैल्यू दिया जाता है। इसी कारण फांसीवाद जो शासन व्यवस्था हो गया, शासन सैन्यवाद हो गया, मिलिट्रिज्म, इस पर बढ़ावा देता है और युद्ध को राष्ट्र की शक्ति मानता है तथा सम्मान का प्रतीक मान के चलता है। फांसीवाद में व्यक्ति से बेसिकली अधिक जो है राष्ट्र को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो गए, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हो गई और प्रेस की जो स्वतंत्रता, इन सभी चीज़ों नियंत्रण रखा जाता है। सरकार के जो प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं उनका उपयोग करके जनता को अपनी नीतियों के समर्थन प्रेरित किया जाता है। वहीं पर शिक्षा, मीडिया और जो अन्य संस्थाएं उन पर भी राजनीतिक जो नियंत्रण है या राज्य का जो नियंत्रण है वो स्थापित करना होता है। लेकिन देखा जाए तो फांसीवाद के कुछ देशों में प्रारंभिक समय में इसमें राजनीतिक अस्थिरता देखी गई और फिर औद्योगिक विकास का दावा किया गया, लेकिन इसकी नीतियों ने मानव अधिकारों का हनन किया, युद्ध हुए, हिंसा हुए, तानाशाही को बढ़ावा मिला। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा जाए तो फांसीवाद नीतियों के कारण विश्व को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा विनाश का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र और राज्य को क्या करता है, सर्वोच्च मानते हुए लोकतंत्र, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सब का विरोध करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में इसे एक अलोकतांत्रिक और साथ ही साथ एक बेसिकली दमनकारी विचारधारा माना है तथा अधिकांश देशों ने इसे क्या कर लिया, रिजेक्ट कर दिया या अस्वीकार कर दिया गया। तो अगर ये सवाल आता है फांसीवाद से फैसिज्म जुड़ा हुआ तो आपसे बच्चों को इस प्रकार लिखना है। फिर अगला सवाल है फांसीवाद के उदय के कारण और इसके क्या प्रभाव हुए, इसका एक आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं।
फांसीवाद जैसे हमने आपको पहले बताया कि इसका उदय लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड के बाद के इसमें इटली में हुआ था। इसके प्रमुख जो नेता थे वो मुसोलिनी थी और युद्ध के बाद बेसिकली इटली का जो हालत था वो और भी खराब हो चुका था, चाहे वो आर्थिक लेवल पे हो, सामाजिक लेवल पे या राजनीतिक स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। बेरोजगारी दर हो गई, महंगाई हो गया, राजनीतिक जो अस्थिरता हो गई वो भी बढ़ गई थी और जनता में जो असंतोष की भावना वो तेजी से बढ़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में फांसीवाद जो है एक मजबूत नेतृत्व लेकर आया, राष्ट्रीय गौरव बना और साथ ही साथ उसमें राजनीतिक जो स्थिरता का उसने वादा किया था, जिसके कारण इसे जनता का क्या हुआ, सपोर्ट भी मिला। फांसीवाद के उदय का जो मुख्य कारण था कि विश्व युद्ध के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई उसका युद्ध ने बेसिकली उद्योग और व्यापार को प्रभावित किया, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। दूसरी ओर लोकतांत्रिक सरकारें इन समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान नहीं कर पा था। जनता का लोकतंत्र से विश्वास कम होने लगा और वे एक ऐसे नेतृत्व की खोज लीडरशिप खोजने लगे जो देश में व्यवस्था और जो विकास है इन सभी चीज़ों को ला सके। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि उग्र राष्ट्रवाद मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म। इटली को यह महसूस हुआ कि युद्ध में विजय होने के बावजूद उसे अपेक्षित जो लाभ नहीं मिला। इस कारण राष्ट्रीय गौरव की भावना को ठेस पहुंची और मुसोलिनी ने इसी भावना को लाभ उठाकर लोगों में राष्ट्रवाद और जो सैन्यवाद है इसकी भावना का विकास किया या बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त साम्यवाद के बढ़ते जो प्रभाव से जो हमारे उद्योगपति और मध्यम वर्ग भी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने फांसीवाद का समर्थन किया। फांसीवाद के प्रारंभ जो स्टार्टिंग टाइम बोला जाए तो कुछ सकारात्मक दिखाई दिए। देश में हमारे पास है राजनीतिक स्थिरता आई और जो हमारे पर लोग हैं उनमें उद्योगों विकास हुआ, प्रशासन अधिक संगठित हुआ, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। लेकिन ये उपलब्धि लंबा समय तो नहीं टिक पाया। धीरे धीरे फांसीवाद तानाशाही बनते चला गया और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त कर गई और प्रेस पर फिर सेंसरशिप आने लगा, विपक्षी दल पर प्रतिबंध लगने लगा और मानव अधिकारों का व्यापक यहाँ पर उल्लंघन किया गया। फांसीवाद पर सबसे जो गहरा यहाँ प्रभाव दिखाया जाता है वो विश्व शांति पर दिखाया जाता है। इसमें सैन्यवाद और जो विस्तारवादी नीति है इसको प्रोत्साहित किया गया, जिसके रिजल्ट क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी विनाशकारी घटना जो है ये भी हुई है और लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हुई। फिर अनेक देशों की जो अर्थव्यवस्था वो तो चौपट हुई और मानव सभ्यता को भी भारी क्षति पहुंची गई। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि फांसीवाद का जो उदय है वो तत्कालीन जो आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक संकट है उन सभी चीज़ों का रिजल्ट है बेसिकली। यद्यपि इसने प्रारंभ में स्थिरता और राष्ट्रीय गौरव का वादा किया, लेकिन इसमें लोकतंत्र, मानव अधिकार और जो विश्व शांति की जो गंभीर क्षति यहाँ पर पहुँचाई है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन में जो फांसीवाद है उसको एक दमनकारी और जो अलोकतांत्रिक बेसिक विचारधारा है ये माना जाता है, याद रखिएगा। तो ये था आपसी बच्चों का आज का वीडियो, जहाँ पे हमने आपको टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, जिससे 15 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर का जो भी टॉपिक आएगा वो सही बच्चे आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।